हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 15 का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर का वेटेज एग्ज़ाम में मिनिमम 3 to 4 मार्क्स का है फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक में ऑलमोस्ट 7 to 8 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं चैप्टर में, और बाकी जो 3-4 ऐसे छोटे मोटे चुटपुट सा टॉपिक, चिल्लर जैसा टॉपिक है जो बहुत ईजी है। सबसे पहले आते हैं, चैप्टर का मेन वर्डिंग लिखा हुआ है प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या होता है? तो अगर प्रोविज़न की बात किया जाए, इसका 2 मार्क का सेपरेट मीनिंग लिखने को आ सकता है कि प्रोविज़न को एक्सप्लेन करो। प्रोविज़न एक अमाउंट होता है जो हम लोग अलग रखते हैं कि हमारा जो भी नॉन लाइबिलिटी है, कि फ्यूचर में ऐसा कोई लाइबिलिटी अराइज हो सकता है जिसके बारे में हम लोग को पहले से पता है, बट उसका अमाउंट हम लोग 100% गारंटली एक्यूरेट नहीं कर सकते। ये हम गारंटीड नहीं है कि उतने का ही लॉस हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है। प्रोविज़न क्या होता है? प्रोविज़न एक अमाउंट होता है जिसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर नॉन लाइबिलिटी। ये हम हमेशा नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाते हैं, मतलब हमें पता है कि ऐसा तो होगा, लेकिन कितने का होगा इसके ऊपर हम गारंटीड नहीं है। हमारे पास 100% श्योरिटी नहीं है, 100% एश्योरेंस नहीं है कि जैसा हम लोग बना रहे हैं। लेट्स से मैं प्रोविज़न बनाया हूँ डाउटफुल डेट के ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है, तो जो डेटर्स होते हैं उनके ऊपर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाया जाता है। ये एक प्रोविज़न रहता है, इसका मतलब इतने लोग पैसा नहीं देंगे, ऐसा मेरे को डाउट लग रहा है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर मैं 4,000 का प्रोविज़न बनाया हो तो कोई गारंटीड नहीं कि 4,000 ही लोग पैसा, मतलब 4,000 ही अमाउंट ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को 6,000 ना मिले, ऐसा भी हो सकता है 10,000 ना मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि सारा पैसा मिल जाए। तो वही लिखा है, ये नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है। मतलब ये पता है हमें ऐसा तो होता ही है, बिजनेस का ऐसा पुराना एस्टीमेट रहा है, पुराना ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि ऐसे होता है, बट कितने अमाउंट का बनाना है इसके लिए हम गारंटीड नहीं है, तो उसे बोला जाता है प्रोविज़न। 2 मार्क का है, बहुत सिंपल चैप्टर, पूरा थ्योरी बेस्ड है, इसको अच्छे से करना है। तो प्रोविज़न के लिए पहला पॉइंट क्या याद रखना है? नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इसका जो अमाउंट है हम 100% गारंटीड नहीं हो सकते, 100% श्योरिटी नहीं दे सकते कि इतने का ही होगा। इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, इससे कम का भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे डेटर्स पैसा दे दिए, तो प्रोविज़न का फिर रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा। इसको पीएनएल अकाउंट में चार्ज किया जाता है। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है, जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आता है वो पीएनएल के डेबिट साइड हम लोग लिख देते हैं टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, और दूसरा डेटर में से माइनस कर दिया जाता है। तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ चार्ज इन पीएनएल अकाउंट। एंड सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टीमेट, मतलब हमारे पास्ट एक्सपीरियंस। यहाँ बेस्ट एस्टीमेट का मतलब है हम ये जो बनाए, क्रिएट किए हैं, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू किया गया है। क्लियर? 2 मार्क का मीनिंग है, इसका शॉर्टकट में याद रखना है। प्रोविज़न के मैं कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ। सबसे पहला कीवर्ड है प्रोविज़न को याद रखने का, रिटर्न ऑफ। इसको हम लोग रिटर्न ऑफ करते हैं, अलग से बनाते हैं, हमारे नॉन लाइबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है, और इसका जो अमाउंट है वो 100% एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये चार्ज किया जाता है पीएनएल अकाउंट, दैट इज़ पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, और ये बेस्ट एस्टीमेट के थ्रू बनाया जाता है, मतलब हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया जाता है। तो प्रोविज़न का मीनिंग आएगा, 2 मार्क्स का मीनिंग है वो याद रखना है, और इसका शॉर्टकट ऐसे याद रखना है, ये रिटर्न ऑफ किया जाता है, माइनस किया जाता है, नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है, इसका अमाउंट 100% एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस या बेस्ट एस्टीमेट के बेस पे बनाया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया अपना प्रोविज़न। प्रोविज़न के फीचर भी देखते हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार रीड करके इसको स्किप कर देना। पहला, ये सेट असाइड किया जाता है फॉर आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट, मतलब जो भी हमारा इनकम है या जो भी हमारा प्रॉफिट है, इसका कुछ पोर्शन अलग कर देते हैं प्रोविज़न के नाम से। इसका पर्पस होता है कि हमारे जो फ्यूचर में एंटिसिपेटेड लॉस है, जो हो सकते हैं, बट उनका अमाउंट असर्टेन नहीं है, अमाउंट हमें गारंटीड नहीं है, उसके लिए ये बनाया जाता है और चार्ज किया जाता है पीएनएल अकाउंट पे। ठीक है, एक बार पढ़ के बस रीड करके स्किप करना है, इसको एकदम डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविज़न। इसमें स्टार मार्क भी मैं टिक किया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रोविज़न बनाने का, प्रोविज़न बनाने का फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहला, ये एक ऐसा अमाउंट है जो अलग किया गया है, हटाया गया है, कि हमें फ्यूचर में जो भी लॉस होगा उसको हम प्रोवाइड फॉर कर पाए। सेकेंड पॉइंट, प्रोविज़न इज़ मेड टू रिटेन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अनडिस्टर्ब्ड। प्रोविज़न इसलिए बनाया जाता है
कि फ्यूचर में हमारे कुछ ऑपरेटिंग जो भी परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब ना हो, वो अनडिस्टर्ब रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डेटर बोला है कि 1 महीने बाद पैसा देगा, तो मैं सोचा ठीक है मेरा डेटर जो मेरे को 10,000 रुपीज़ देगा, ये मैं पैसा 1 महीने बाद अपने क्रेडिटर को पे कर दूंगा, जिसको मेरे को पैसा फ्यूचर में पे करना है। मैं 1 महीने बाद अपना क्रेडिटर को बोल दिया हूँ कि मैं तेरे को पैसा पे कर दूंगा। तो मैं पूरा गारंटीड था कि ठीक है जो डेटर मेरे को 10,000 रुपये देगा मैं वही पैसा उठाऊंगा और अपने क्रेडिटर को दे दूंगा, अपना लाइबिलिटी कम कर दूंगा। लेकिन बिल्कुल एन मोमेंट पे डेटर मेरे को बोला नहीं नहीं सर मैं तो आपको सिर्फ 5,000 ही दे सकता हूँ, 5,000 और नहीं दे सकता, अभी मेरे पास फिलहाल है नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो मेरा गुडविल टार्निश हो जाएगा, गुडविल मेरा ख़राब हो जाएगा मार्केट में, जो मेरा साख है, जो मेरा गुडविल है, जो रेप्यूटेशन है पूरा डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को पहले से मैं थोड़ा सा प्रोविज़न बना के रखा, लेट से मैं 4,000 का प्रोविज़न बनाया या 5,000 का प्रोविज़न बनाया, तो अगर कल को ये मेरे को 5,000 भी देता है, मेरे को पता था कि हाँ चलो 5,000 तक का घाटा हो सकता है, तो मैं अपने सेविंग से पैसा निकाल लूँगा। तो वही पॉइंट है कि प्रोविज़न इसलिए बनाया जाता है कि हमारे फ्यूचर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस डिस्टर्ब ना हो। हमारे पास एक गारंटीड है, ठीक है डेटर मेरा 10,000 का भले है, लेकिन ऐसा चांसेस हो सकता है कि वो 4-5,000 कम दे, तो मैं उसके लिए अलग से प्रोविज़न बना के रखूँगा और कल को अगर कुछ लॉसेस वगैरह होता है तो मेरे पास पैसा रिजर्व वगैरह के फॉर्म में रहेगा। प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है, प्रूडेंस कंसेप्ट याद होना चाहिए, तो प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। प्रूडेंस कंसेप्ट डोंट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये क्रिएट करते हैं प्रोविजन। प्रूडेंस बोल दो या कंजर्वेटिज्म बोल दो, यही प्रिंसिपल बोलता है कि आप पहले से तैयार हो। आप जो सोच रहे हो आपका डेटर्स 1 लाख का है, क्या पता वो एन मोमेंट पे या रीपेमेंट के डेट पे वो 1 लाख रुपए दे ही ना, वो सिर्फ 50,000 दे या लेट से 60,000 दे, तो आप पहले से तैयार रहो। ये बोलता है प्रूडेंस कंसेप्ट। इस वजह से हम लोग प्रूडेंस कंसेप्ट के बेसिस पे प्रोविजन क्रिएट करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, अगर प्रोविजन बना के रखेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो फ्रीली कंफर्टेबली अब लॉसेस को फेस कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे डेटर जो है वो इतना चांसेस है कि पैसा इतना रुपए नहीं देगा, तो उसके लिए हम पहले से सेफ गार्ड बना के रखेंगे, उतना पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करके रखेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन है ये बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहले ये ऐसा अमाउंट है जो अलग किया जाता है कि फ्यूचर में जो लॉस हो उसको हम लोग बियर कर सके। सेकेंड, प्रोविजन इज मेड टू रिटेन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अनडिस्टर्ब। प्रोविजन इसलिए बनाया जाता है कि जो भी फ्यूचर में परफॉर्मेंस हो वो डिस्टर्ब ना हो, वो अनडिस्टर्ब रहे, रिमेन अनडिस्टर्ब। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाया जाता है प्रोविजन। और कीप बिजनेस रेडी टू फेस लॉसेस कंफर्टेबली, हमारा जो बिजनेस है वो कंफर्टेबली लॉसेस वगैरह को बियर कर पाए, इसलिए प्रोविजन बनाया जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं रिजर्व। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिजर्व ये ऐसा अमाउंट होता है जिसको अलग किया जाता है हमारे प्रॉफिट से। अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, जितना भी हम पैसा कमाएं उससे थोड़ा पैसा अलग कर दिया जाता है। और रिजर्व कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का सेविंग है। जैसे रिटेन अर्निंग वगैरह पढ़े होंगे जो हम लोग चैप्टर नंबर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर पढ़े थे, तो रिजर्व काइंड ऑफ हमारा सेविंग होता है जो प्रॉफिट से ही बनाया जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाता है तो उसका कुछ पार्ट अलग से पिगी बैंक में या कुछ पार्ट अलग से अलग अकाउंट में सेव कर देता है, तो उसे ही बोला जाता है रिजर्व। रिजर्व काइंड ऑफ हमारा क्या होता है, सेविंग। अगला पॉइंट, इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो ये पैसा रिजर्व बनाया जाएगा, अलग से थोड़ा सेविंग किया जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो रिजर्व कैसे बनाएंगे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं रहेगा। तो याद रखना है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा तभी बनाएंगे रिजर्व, एंड और अगर हमारा लॉस हो रहा है तो हम ऐसा कोई ऐसा सच रिजर्व नहीं बनाएंगे। और नॉर्मल सी भी बात है, लॉजिकल बात है कि बना ही नहीं सकते जब हमारा प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, हम ऑलरेडी घाटे में है तो फिर काहे का सेविंग बना पाएंगे। तो इसलिए रिजर्व में पहला पॉइंट ये ऐसा अमाउंट है जो अलग रखा जाता है प्रॉफिट से। सेकंड पॉइंट ये अप्रोप्रिएशन है। 2 वर्ड होता है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है ये तभी पे करना है जब हमारा प्रॉफिट है, या तभी अलग रखना है जब हम प्रॉफिट में हैं, और अगर हम लॉस में तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है इसको तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो एग्जाम में कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जो मैं लास्ट में करवाऊंगा अभी, कि फाइंड आउट करो कौन सा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एज इन इनको तो पे करना ही है, ये बनाने ही पड़ेंगे, ये क्रिएट करने ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स अगर प्रॉफिट तो ही बनेगा, लॉस हुआ तो नहीं बनेगा। ये इसलिए बनाया जाता है रिजर्व कि हम हमारे जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो और अच्छा स्ट्रेंथन हो पाए, वो और अच्छा स्ट्रांग हो पाए, इसलिए रिजर्व या सेविंग बनाए जाते हैं। रिजर्व्स आर सेट असाइड, जो रिजर्व होता है इसको अलग रखा जाता है टू मीट अननोन कंटिजेंसी, जो भी फ्यूचर में अननोन कंटिजेंसी हो सकता है उसके लिए हम पहले से ही पैसा अलग रखते हैं। दैट में अराइज इन फ्यूचर, जो भी फ्यूचर में अराइज होगा वो। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट। अब अगले पे आते हैं, रिजर्व पॉइंट क्लियर हो गया। ये भी 2 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है,
2 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बिल्कुल याद रखना है पॉइंट। अब अगले पे आते हैं, अगला पॉइंट, 5th टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व या पर्पस ऑफ रिजर्व। रिजर्व बनाने का मेन पर्पस या रिजर्व बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला, बिजनेस के एक्सपेंशन में अगर मेरा एक बिजनेस है, मेरे को और उसके ब्रांचेस मन अलग अलग जगह ओपन करने हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है मेरे को पैसा लगेगा, और अगर मैं सेविंग करके चलूंगा तभी अच्छा एक्सपेंशन कर पाऊंगा, अच्छे अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक ले जा पाऊंगा। इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगर हमारा सेविंग रहता है तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस काइंड ऑफ हमारा सेविंग और अच्छा दिखता है, और इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन देख के कि बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट है। रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, जो ये बना के रखें रिजर्व का हेल्प होता है रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी को पे करने में, लाइबिलिटी को दोबारा रीपे करने में। अगर हम सेविंग बना के रखें तो हम उसको ईजिली पे कर पाएंगे, और अगर हमारे पास सेविंग ही नहीं है तो हम लाइबिलिटी को टाइमली पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे, जिस वजह से मार्केट में हमारा गुडविल डाउन हो जाएगा। मीटिंग अनफोर्सिन कंटिजेंसी का मीनिंग हम लोग चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्म्स के अंदर डिस्कस किए थे कि ये डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, उन पे ये डिपेंड करता है, उसे बोला जाता है कंटिजेंसी। तो फ्यूचर में जो भी अनफोर्सिन कंटिजेंसी होंगे इसके लिए बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। ये हो गया 5th टॉपिक। अगले पे आते हैं 6th टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व कितने तरीके का होता है, तो रिजर्व ब्रॉडली 2 तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व। एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व। अगर रेवेन्यू रिजर्व की बात किया जाए तो रेवेन्यू रिजर्व, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, रेवेन्यू और कैपिटल, फिर उसको हम लोग ये मीनिंग से समझेंगे। देखो, लेट्स से मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ मेरा एक शॉप है, मेरे शॉप में मेरा क्लॉथ का स्टोर है, इसमें मैं जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा ये मेरा रिकरिंग बिजनेस एक्टिविटी, ये मेरा मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके पैसा अर्न होता है, प्रॉफिट अर्न होता है, उस पैसे को रखा जाता है रेवेन्यू रिजर्व में, उसे बोला जाता है रेवेन्यू रिजर्व। तो अगर मैं अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया हूँ, लेट्स से 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट, तो वो मेरा रेवेन्यू रिजर्व माना जाएगा। लेकिन अगर मैं लेट्स से टाटा मोटर्स के शेयर्स परचेज किया हूँ, उस पर जो मेरे को डिविडेंड मिलेगा, उस पर जो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, वो मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी का जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाता है। प्राइमरी एक्टिविटी का जो प्रॉफिट, जो हमारा मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो रेवेन्यू रिजर्व में डाल दिया जाता है। जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रॉफिट है उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाता है। ये क्लियर रखना है। अब इस पॉइंट को रीड करते हैं। रेवेन्यू रिजर्व, ये जो प्रॉफिट, ये रेवेन्यू रिजर्व जो होता है, इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट्स को स्टोर किया जाता है। जबकि कैपिटल रिजर्व जो होता है, 2 मिनट में इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। रेवेन्यू रिजर्व जो होता है ये रेवेन्यू प्रॉफिट को होल्ड करता है। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब हमारे बिजनेस के जो प्रॉफिट है। और कैपिटल रिजर्व जो होता है ये कैपिटल प्रॉफिट को होल्ड करता है, मतलब जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस है, उससे अगर कुछ हम पैसा कमाएं तो उसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट्स में, एज इन कैपिटल रिजर्व में स्टोर करके रखते हैं, जो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। अगला जो रेवेन्यू रिजर्व है वो हमारे बिजनेस से आया है, तो ये फ्रीली अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के तौर पे ये पैसा बांटा जा सकता है कंपनी के दौरान, कंपनी के थ्रू। जैसे मान लो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, मेन उनका बिजनेस क्या है, मोबाइल फ़ोन सेल करना, जो जियो का फ़ोन वगैरह हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, जियो का सर्विस वगैरह देना, वाईफाई सर्विस देना, जियोफाई सर्विस देना। तो ये जो है ये इनका मेन एक्टिविटी है। इसको देकर अगर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसको उन लोग कौन से रिजर्व में डालेंगे, रेवेन्यू रिजर्व। और इससे अगर कल को वो चाहते हैं कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटे, तो रेवेन्यू रिजर्व से पैसा निकाल के वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांट सकते हैं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होता है ये नॉट रेडली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नहीं किया जा सकता, ये अलाउड नहीं है, रेडली अवेलेबल नहीं है। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ रिजर्व 2, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व में हमारे रूटीन एक्टिविटी जो है वो आएगा, ये कैपिटल रिजर्व में जो हमारे नॉन रूटीन एक्टिविटी है, मीन्स कह सकते हैं इसे सेकेंडरी एक्टिविटी, उसका प्रॉफिट इधर पे स्टोर कर दिया जाता है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। फिर एग्जाम में कई बार ये आ जाता है कि कैपिटल रिजर्व के कुछ एग्जांपल्स दे दो, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स 12th में पढ़ोगे, जब जिन कंपनी का मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है, गुडविल बहुत अच्छा है, रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है, ब्रांड वैल्यू अच्छा है, वो 10 रुपये का शेयर, जिनका फेस वैल्यू मतलब 10 रुपये का शेयर को 100 रुपये में सेल करते हैं। इट मीन्स 90 रुपीज़, ये जो 90 रुपीज़ है इसका उन लोग प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं क्योंकि उनका मार्केट में अच्छा गुडविल है। तो जो कंपनी का अच्छा ब्रांड वैल्यू है वो प्रीमियम में इशू करते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स,
प्रीमियम में इशू करते हैं, मतलब 10 रुपए का है उसको 1000 में इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का उसको 100 में इशू कर रहे हैं, तो बीच का जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको बोला जाता है प्रीमियम। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिजर्व, ये जो प्रीमियम चार्ज करेंगे उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। प्रॉफिट ऑन रीपेमेंट ऑफ डेट, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को जब वापस किया जाता है तो प्रीमियम में पे किया जाता है, डिस्काउंट में पे किया जाता है, वो पूरा 12th में पढ़ोगे। उसका भी जो प्रॉफिट है वो भी हमारा कोई बिजनेस का मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो ये वाला प्रॉफिट भी कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। असेट को बेचकर कुछ प्रॉफिट कमाए हो, ये भी हमारा मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं। मेरा अगर क्लॉथ का स्टोर है तो क्लॉथ को सेल करके पैसा कमाऊंगा, वो ऑपरेटिंग है। कोई मोटर या जनरेटर रखा था उसको मैं सेल करके पैसा कमाऊंगा, वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो उससे भी अगर पैसा कमाए उसको भी कैपिटल रिजर्व में स्टोर कर देते हैं। और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, ये भी 12th में पढ़ोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ते टाइम, कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यू करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एसेट जब खरीदा था तब 50,000 का था, आज की डेट में उसका मार्केट वैल्यू 1 लाख हो गया है, तो बीच का जो 50,000 है ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो ऐसा हम कह सकते हैं जो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, मतलब जो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है उसको हम लोग अपने कैपिटल रिजर्व में स्टोर कर देते हैं। All capital profits should therefore be regarded as capital reserves. क्लियर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिफरेंस बताओ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व का। तो हेडिंग या पैरामीटर्स या बेसिस याद रखो। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ सोर्स बोला जाए, रेवेन्यू रिजर्व किससे बनाया जाता है, हमारे रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से जो भी हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो। कैपिटल रिजर्व किससे बनाया जाता है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग या सेकेंडरी एक्टिविटी है जिससे हम लोग पैसा अर्न कर रहे हैं, उससे कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है। यूटिलाइजेशन, इसको डिविडेंड के लिए बांट सकते हैं, इसको डिविडेंड के लिए बांट नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और पर्पस, इससे हमारा फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो और अच्छा होता है, और इसमें जो भी हमें फ्यूचर में कैपिटल लॉस वगैरह होने वाले हैं, जैसे एज इन जो क्या बोलेंगे रिडेम्पशन एट प्रीमियम वाला केस हो गया, और कुछ असेट या मशीन को सेल कर रहे हैं, लॉस में सेल करना पड़ रहा है बिकॉज वो बिक नहीं रहा है, तो जो भी लॉसेस वगैरह होंगे वो सारे कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ हो जाएंगे। तो इसको एक बार स्क्रीन को स्टॉप करके रीड कर लेना, एग्जाम का ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। अब अगले पे आते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व। टाइप्स ऑफ रिजर्व अगर देखा जाए तो 3 तरीके का होता है, स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। सबसे पहला बात किया जाए स्पेसिफिक रिजर्व। नाम से समझ आ रहा है स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व होता है जिनका स्पेसिफिक पर्पस होता है, मतलब ये पैसा, अगर इसमें पैसा रखा हुआ है तो इसको कहीं भी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, फ्रीली अपोर्शन इसका नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, बस जहां लॉ ने बोला है वहीं बस इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे सेक्शन 52 में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का कुछ यूजेस बताए गए, ये यूजेस के अलावा कहीं और दूसरा तीसरा यूज़ कर ही नहीं सकते, ये बस 5 यूजेस अवेलेबल है, तो वो भी हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत कुछ ऐसा पोर्शन है जो 12th में ही समझ आएगा। तो स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, ये ऐसे सेविंग्स है जो कंपनी स्पेसिफिक पर्पस पे ही लगा सकता है, जिनका लॉ ने एप्लीकेबिलिटी बताया है, लॉ ने वहाँ अप्लाई करने बताया, वहीं पे बस कर सकते हैं, और बाकी कोई भी 6वें जगह में 6th जगह में नहीं डाल सकते, बस वो 5 जगह अलाउड है। वही है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये सब आगे पढ़ोगे। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो ये सब जो होते हैं ये स्पेसिफिक रिजर्व है जिनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। अगला आता है जनरल रिजर्व। नाम से समझ आ रहा है जनरल रिजर्व, तो ये जनरल पर्पस पे यूज़ किया जा सकता है, ये कोई स्पेसिफिक पर्पस पे लगाने वाला चीज़ नहीं है, ये पैसा कहीं भी लगा सकते हैं। बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा दो, डोनेशन करना है वहाँ ज़रूरत है वहाँ पे पैसा लगा दो, तो इसका एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो है वो है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो होता है इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाता, ऑर्गेनाइजेशन इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाता, ठीक है, और ये वायलेशन है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का, क्योंकि हम लोग फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में पढ़े थे, ये ऑर्गेनाइजेशन को ये शो करना ही पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को ये शो करना ही पड़ता है कि जो पैसा है वो ऑर्गेनाइजेशन को शो करना ही पड़ता है कि जो पैसा आया है वो बिल्कुल कहाँ से आया है, कितना रुपए आया है, ये अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें सीक्रेट रिजर्व को ऑर्गेनाइजेशन अपने बैलेंस शीट में शोकेस करता ही नहीं है, सीक्रेट रिजर्व को ऑर्गेनाइजेशन अपने बैलेंस शीट में शोकेस करता ही नहीं है। सीक्रेट रिजर्व को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीक्रेट रिजर्व जो होता है ये एक ऐसा रिजर्व होता है, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का वायलेशन है, बिकॉज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पे दिखना है। लेकिन सीक्रेट रिजर्व ऐसे रिजर्व होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने बैलेंस शीट में डिस्क्लोज ही नहीं करता,
और ये ऐसा भी हो सकता है कि मैलिफाइड इंटेंशन की वजह से ना करे, कुछ ऐसे बैड इंटेंशंस की वजह से ना करे कि ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता चल जाए। ये सब रीजंस हो सकते हैं इसके। एग्ज़ाम में इसका एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ऑब्जेक्टिव बताओ सीक्रेट रिजर्व के। एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स है, इसको एक बार रीड कर लेना। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है सीक्रेट रिजर्व के, फिर मेथड्स क्या क्या है सीक्रेट रिजर्व के, सीक्रेट रिजर्व कैसे कैसे बनाया जा सकता है, एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व कि हम लोग अपना फाइनेंशियल पोजीशन और बेटर कर पाए, हमें वर्किंग कैपिटल मिल पाए, पैसा मिल पाए, हमारा अनहेल्थी कंपटीशन बाय कंसीलिंग द प्रॉफिट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। हम बैलेंस शीट में अगर अपना प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर को पता ही नहीं चल पाएगा कि हम कितने प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। तो उस वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो सेफ रहेगा और हम लोग अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा स्टेबिलिटी मिलता है। इसके कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान, as it is classified information, it is known only by the management। सिर्फ मैनेजमेंट को पता रहता है, जबकि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है आप अपने इन्वेस्टर व ओनर सबको सब कुछ बताओगे। यहाँ पे बस मैनेजमेंट को ही पता रहता है। इट प्रोवाइड्स एन इनएक्यूरेट व्यू, मटीरियलिटी प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये सबका वायलेशन हो रहा है। इसमें एक सही व्यू नहीं मिल रहा है, फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल मीन्स ऑफ कवरिंग फ्रॉड्स को छुपाने का भी एक तरीका ये हो सकता है। फिर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रोविजंस और रिजर्व के बीच में डिफरेंस बता दो। अप्रोप्रिएशन ऑफ चार्ज, फाइनेंशियल पोजीशन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएट फॉर प्रॉफिट। प्रोविजन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बनाना ही है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। रिजर्व जो होता है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जब प्रॉफिट होगा तब बनाएंगे, लॉस के केस में नहीं बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट कैन नॉट बी शिफ्टेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व एंड इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड इफ इट इज़ नॉट यूटिलाइज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर ये भी एक एग्जाम क्वेश्चन है, इसको भी एक बार रीड कर लेना। एग्जाम में क्या आता है, डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा, कुछ पॉइंट दे देगा, उसके बेसिस में डिफरेंशिएट करना है। तो ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, पूरा यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको एक बार ज़रूर से रीड कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये वाले ऐसे ही है। एक और क्वेश्चन है बुक का, मैं उसको रीड कर रहा हूँ, ध्यान दो। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड विच शुड बी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बताना है कि कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और कौन सा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो पहला दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नाम से समझ आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, प्रोविजन है। प्रोविजन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको बनाना ही है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, नाम क्या है, प्रोविजन, मतलब अगेन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और तीसरा लिखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि रिजर्व वर्ड लिखा है। रिजर्व क्या होता है, तभी बनाया जाता है जब बिजनेस में प्रॉफिट है, लॉस है तो ये नहीं बनाया जाएगा। इसके कुछ जो छोटे मोटे क्वेश्चन है मैं उसको भी रीड कर दे रहा हूँ। लिखा हुआ है रिजर्व्स अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसीट आर नोन एज। जो भी कैपिटल रिसीट से रिजर्व अराइज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है कैपिटल रिजर्व। सेकंड, प्रोविजंस आर, प्रोविजन क्या है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन, नन ऑफ दीज। तो प्रोविजंस जो होते हैं ये इंटरनल ट्रांजैक्शन होते हैं। अब प्रोविजन इज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, जो अप्रोप्रिएशन प्रोविजन होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब इसको क्रिएट करना ही पड़ेगा एनी हाउ। अगला फोर्थ क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। कोई नोन लाइबिलिटी जिसको हम लोग, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, जिसको हम लोग एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो लिखा है अ लाइबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, अ प्रोविजन शुड बी मेड, अ रिजर्व शुड बी सेट असाइड। तो ऑफकोर्स सी बात है, प्रोविजन ही होता है जो नॉन लाइबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है। और फिफ्थ लिखा है क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लाइबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी, जिसको एक्यूरेटली डिफाइन किया जा सकता है, तो उसका क्या पॉइंट लिखा है, पहला अ लाइबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, अ प्रोविजन शुड बी मेड, अ रिजर्व शुड बी सेट असाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा अ लाइबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो एमसीक्यू वाला पॉइंट में एक बार डिस्कस कर लिया पूरा। और इसके छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट, टाइप्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिजर्व, डिफरेंशिएट बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये चैप्टर सबको क्लियर है और इस चैप्टर का रैपिड रिविजन भी हो गया है। थैंक यू।